ठीक है बेटा जी, चलें जी स्टार्ट करें। और स्टार्ट करने का भी हम टाइम जो ना, जब मैं अपने पास जो है ना टाइम जरूर ओपन कर रहा हूँ ताकि मुझे पता लगे क्वेश्चन में टाइम कितना लग रहा है आपको। मैंने टाइम स्टार्ट कर दिया। 2380। इस्माइल आपका आंसर 2400 आ रहा है, बाकी सबका आंसर आ रहा है 2380। ठीक है, एंड 2380 आंसर इज करेक्ट। यस हमजा, आप कर लें स्टार्ट, बेटा सही कह रहे हैं आप। ठीक है बेटा, ओके। अब अगर आप इसकी वर्किंग करो तो इसकी वर्किंग क्या है, वेरी सिंपल बेटा। पहले आप क्या निकालोगे, पहले आप निकालोगे 28% ऑफ 5200। फिर आप निकालोगे 3/25 ऑफ द रनिंग कॉस्ट, दैट इज 5200। एंड फिर आप इसमें ऐड करोगे 740। इन सबको आपने ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है 5200 से। तो आपको मिल जाएगा कि कितना जो है आप स्पेंड कर रहे हो पेट्रोल पे। तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 2380। ठीक है बेटा अब्दुल हमीद, ठीक है। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं बेटा। तो इसका आंसर आप लोगों को आ रहा है बेटा 2380। आसान सवाल था, कोई मुश्किल नहीं था, एंड है द वेटेज ऑफ 3 मार्क्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। In 2021, the tax increased by 1.5%. Calculate the tax in 2021. अब 2021 में आपका टैक्स बढ़ गया भाई, ठीक है ना। तो पहले क्या टैक्स था आपका, आपका 740 टैक्स था। तो यहां पर आप वो न्यू अपॉन ओल्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो, ठीक है। जो आपका 740 वाला टैक्स है वो ओरिजिनल परसेंट है, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है बेटा 1.5 से, तो 101.5 के सामने आप कर दोगे एक्स। द आंसर इज 751.1। बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, 751.1 ये आपका आंसर है। आसान सवाल था, 2 मार्क्स देके चला गया आपको ये सवाल। इन जनवरी द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज $2.20 पर लीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 38.7 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अगर 2.20 एक लीटर का होगा तो 38.7 लीटर से पेट्रोल कितना आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। अगेन इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं है, आसान सा सवाल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल आंसर निकालेंगे आप। कितना आ गया बेटा, 85.14 आंसर आ रहा है, जो मुझे स्माइल और इसरा ने बताया। ठीक है, कैसे करोगे बेटा आप, सिंपल क्या करोगे, जो आपके नंबर ऑफ लीटर्स हैं उसको आप 1 लीटर की प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन था ये भी, आगे देखते हैं। द एवरेज अमाउंट ऑफ पेट्रोल Patrick's car use is 7 liters per 100 kilometer. In January, he spends $215.60 on petrol. Calculate the number of kilometers he drives in January. Okay, बेटा। तो आपके पास जो टोटल अमाउंट आ गया है वो स्पेंड कर रहा है 215.60, और उसके पास हर 100 किलोमीटर में 7 लीटर कंज्यूम हो रहा है। और आपको बताना है कितने किलोमीटर जो है ना वो गया होगा।
अब देखो बेटा, यहां पर आपके पास ये प्राइस है, ठीक है बेटा। आपने पेट्रोल की प्राइस को कनेक्ट करना है। 7 लीटर जा रहा है 100 किलोमीटर पे, ओके। तो पहले आप ये देखो कि 7 लीटर्स की प्राइस क्या होगी, तो 7 को आपने मल्टीप्लाई किया 2.20 से। पहले तो आप यहां से निकालोगे ना बेटा प्राइस। मैं 7 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसको। तो 7 × 2.20 आपके पास आया 15.4। तो $15.4 जो प्राइस आएगी बेटा, वो आई है 100 किलोमीटर की। ये प्राइस आई है 100 किलोमीटर की, ठीक है बेटा। आपको वो कह रहा है कि उसने स्पेंड किया है $215.60। तो 215.60 ये अमाउंट उसने स्पेंड कर दिया। तो अगर अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे, इसको मैं डिवाइड कर दूं 2.20 से, 2.20 से डिवाइड कर दूं, 215.60 डिवाइडेड बाय 2.2। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये आया आपके पास 98। तो ये 98 क्या बना आपके पास बेटा, 98 आपके पास बन जाएगा अमाउंट ऑफ लीटर्स बन जाएगा, अमाउंट ऑफ लीटर्स बन जाएगा। सही है बेटा, कि उसने जनवरी में 98 लीटर्स जो है ना वो कवर किया होगा। अगर उसका टोटल बिल बना 215.60 का और 1 लीटर की प्राइस है 2.20, तो उसने 98 लीटर्स कंज्यूम कर दिया होगा। अब आपको उसने बता दिया भाई कि 7 लीटर पे वो 100 किलोमीटर जा रहा है, तो 98 लीटर्स पे उसने कितना ट्रेवल किया होगा। तो 9800 डिवाइडेड बाय 7, इसका मतलब ये होगा कि उसने 1400 किलोमीटर ट्रेवल किया होगा। ये आपका आंसर बनेगा बेटा। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर है। आई होप, आई सपोज कि समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो मुझे बता दीजिएगा बेटा। ठीक है, ओके। मैं स्लो लेके चल रहा हूँ बेटा, ताकि आप सब मेरे साथ साथ चलो, और जो आगे बढ़ रहा है बिल्कुल बढ़ जाए वो। और कोई लेट सपोज आगे बढ़ गया, वहां कोई प्रॉब्लम हुई है, तो मुझसे सवाल ना पूछना। मैं जब खुद उस सवाल पे पहुंचूंगा तो देख लेना, ठीक है बेटा। आगे देखें। In Feb, the cost of petrol increased to 2.24. Calculate the percentage increase. अब हम हमेशा क्या पढ़ते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज आप कैसे निकालते हैं। आपको चाहिए डिफरेंस, डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस इन 200, ये आपको चाहिए होता है। तो आपका डिफरेंस क्या बना भाई, इंक्रीज हुआ है 2.24, और इनिशियल क्या था, इनिशियल क्या था आपके पास 2.20 डिवाइडेड बाय 2.20 मल्टीप्लाई बाय 100, ये बनेगा भाई। ये आपके पास बनेगा, बताइए क्या आंसर आ रहा है भाई इसका। 1.81। सिंप्लीफाई करके देखिए, 1.81 आंसर आ रहा है आपका। 1.81 के आगे क्या आ रहा है बेटा, थर्ड डेसिमल क्या आ रहा है आपके पास। थर्ड डेसिमल मुझे बताएं, थर्ड डेसिमल क्या आ रहा है। 1.818 आ रहा है बेटा, अगर तो 1.82 लिखना है आपने इसको। 1.818 आ रहा है तो 1.82 आपका आंसर बनेगा बेटा। डेसिमल का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक बड़ा ही आसान सवाल था, जो हमें कितने मार्क्स देके गया, 3 और 2 5 और 1 6 और 3 9 और 2 11, 11 नंबर आपको देकर गया, जो कि आसान सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर पैटर्न का सवाल आ गया भाई। Here are the first 4 patterns in a sequence using gray tile and white tiles। ठीक है, पैटर्न नंबर 1 आ गया 6 10 14। अब मैंने देखा इसका गैप जो है वो सेम आ रहा है, पहले 6 आया, फिर 10 आया, फिर 14 आया, तो अब आ जाएगा 18 और अब आ जाएगा 22। जो डिफरेंस था वो आपके 4 का चल रहा है, सिंपल सवाल था। जो नंबर ऑफ वाइट टाइल्स है आपके पास वो कितने आ रहे हैं, 2 आया, फिर 8 आया। अब देखो बेटा, इनमें गैप कितना आ रहा है, इनमें गैप आ रहा है मेरे पास 6 का। फिर कितना गैप आ रहा है, फिर गैप आ रहा है 10 का, सॉरी हाँ 10 का आ रहा है, ठीक है। अब कितना गैप आएगा, अब गैप आएगा 14 का। तो जब आप 14 का गैप लेकर आओगे तो 18 प्लस 14 दैट विल बी 32। और अब गैप कितने का आएगा, अब गैप आएगा 18 का। तो अब आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 50। देखो आपने गैप से कवर अप कर लिया, ठीक है, सिंपल सवाल था। अब टोटल की बात करते हैं, टोटल क्या है भाई। टोटल के लिए आप देखो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो आप भी इन दोनों को ऐड कर लें। तो 18 प्लस 32 इज 50 एंड 22 प्लस 50 इज 72। बेटा ये आपका एक सिंपल सा टेबल हो गया कंप्लीट। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा मैं स्लो चल रहा हूँ, ठीक है ना। आप में से हर बच्चा आई होप के इसको आराम से समझ रहा होगा, कोई ये ना बोले कि सर अब जल्दी चलेगा। सवाल फौरन पूछना बेटा अगर प्रॉब्लम लगे। अब ये कह रहा है बेटा आपको निकालना है नंबर ऑफ ग्रे टाइल्स का पैटर्न। जब आपको, मैं बेटा इस्माइल रुकूं मैं पार्ट ए के लिए, वेट करूं पहले, अगर आपको वेट करने का हो ना, अच्छा ठीक है बेटा मैं वेट कर लूंगा अगर आप कहेंगे। अब आपसे कह रहा है बेटा ग्रे टाइल्स का निकालें आप एनेट्रम, ठीक है। ग्रे टाइल्स का एनेट्रम। अब ग्रे टाइल्स के लिए आपका सबसे पहले क्या देखोगे बेटा, नंबर पैटर्न में डिफरेंस देखोगे। हमारे पास जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, दैट इज 4, ठीक है। ए क्या है आपके पास, ए है 6। फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। और ए क्या है हमारे पास, ए इज 6, एन माइनस वन अपनी जगह एंड डी इज 4। ये आएगा बेटा हमारे पास 6 प्लस 4n-4। आंसर बन जाएगा 4n+2। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सवाल, आपको 2 मार्क्स देके जा रहा है। जब लीनियर पैटर्न होगा हमेशा सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अब ये कह रहा है कि पैटर्न के में जो है वो 98 ग्रे टाइल्स हैं, ठीक है। पैटर्न के में देखो बेटा आपने क्या बनाया, आपने बनाया कि टी एन बराबर है 4n+2। जब ये एन पैटर्न था तो हमने एन यूज किया। अगर ये के पैटर्न होगा तो हम कहेंगे टी के इज इक्वल्स टू 4k+2। ये मतलब हुआ के पैटर्न का। अगर एन पैटर्न था तो एन लिखा है, अगर के होगा तो के कर दूंगा, अगर पी बोलेगा तो एन की जगह पी लगा दूंगा, जो पैटर्न बोलेगा। और उसने कहा कि जो आपका पैटर्न था वो यूज कर रहा है ग्रे टाइल्स। तो अब यहां पर आपने लिखना है ग्रे टाइल्स कितने यूज हुए, 98। और इसको सिंप्लीफाई करके आपने निकालनी है बेटा के की वैल्यू, सही है। 98 जाके माइनस करें 2 को, 96, 96 डिवाइडेड बाय 4, 24 आंसर आ गया बेटा। के इज 24, ठीक है जी। ये आपका आंसर बन गया। आगे देखते हैं। फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द नंबर ऑफ व्हाइट टाइल्स। अब आते हैं भाई व्हाइट टाइल्स के ऊपर। व्हाइट टाइल्स का मतलब हुआ ये इसकी बात की जा रही है। क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं 2 8 18। मैं यहां लिख रहा हूं नंबर 2 8 18 32 एंड 50। अब ये जो आपके पास आपका सीक्वेंस बनेगा ना, ये क्वाड्रेटिक बनेगा। कैसे पता लगता है भाई, देखें। अब आप निकालें इनका डिफरेंस। जब मैंने डिफरेंस निकाला तो 2 और 8 का डिफरेंस आएगा 6, 18 और 8 का डिफरेंस आएगा 10, 32 और 18 का डिफरेंस आ जाएगा आई थिंक 16, और फिर आ जाएगा 18। ये बन रहा है आपके पास, ठीक है। 32 और 18, 14 आएगा। ये बना 14, ओके बेटा, ये मैंने लिखा। अब आप इसका दोबारा डिफरेंस निकालो। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या बनेगा, हमारे पास 4 बनेगा, इसका 4 बनेगा और इसका भी 4 बनेगा। जब आपका सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक सीक्वेंस बनेगी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका वर्किंग फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 डी प्लस 1/2 n-1 n-2 टाइम सी। ये इसका वर्किंग फॉर्मूला आ गया। अब आपने वैल्यू प्लग इन कर दी। व्हाट इज ए, ए इज द फर्स्ट टर्म। तो यहां पे मेरे पास ए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ए की जगह 2 आ गया, एन की जगह एन रहेगा। डी इज व्हाट, डी इज द फर्स्ट डिफरेंस एंड फर्स्ट डिफरेंस इज 6। तो आपने यहां पे पुट किया 6 प्लस 1/2 n-1 n-2, और c की जगह आपने यूज किया सेकेंड डिफरेंस जो कि 4 था। जब आपने ये सारा काम कर दिया अब आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। तो ये क्या बनेगा आपके पास, 2 प्लस 6n-6 प्लस, इसको आपने सॉल्व किया 2 1s और 2 2s। ओके बेटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास n² - 2n-n+2, और ये हमारे पास आ गया 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको।
ये बनेगा 6n-4 प्लस n स्क्वायर -3n+2 और यहां पर आ गया 2। क्या आया 6n-4 प्लस 2n स्क्वायर -6n+4। अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो 6n और 6n कैंसिल हो जाएगा और 4 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास बचा बेटा 2n स्क्वायर। ये आपका आंसर है। हम ये क्वेश्चन कहां से अच्छा करवा रहे हो बेटा, ये ईयरली पेपर है, जून 2022 पेपर 2-1। अगर आप टाइम पर आते हो असम तो आपको पता लगता है कि हम क्या कर रहे हैं बेटा। लेट ज्वाइन किया आपने क्लास को, एनीवेज ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया। तो ये वो चीज होती है बेटा जिससे काफी बच्चे जो है ना घबराते हैं भाई। कुड यू प्लीज शो द मार्क। बेटा 2 मार्क का क्वेश्चन है ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। और ये फॉर्मूला सिर्फ तब अप्लाई होगा बेटा जब आपका सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट आ जाए। जब पहला डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो हमारा यहां तक फॉर्मूला अप्लाई होता है। जब सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। चलो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है बेटा जी, आगे देखते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इन पैटर्न 20। पैटर्न नंबर 20 में कितने टाइल्स होंगे आपसे ये पूछा। ओके बेटा, अब देखो हमारे पास जो है ना यहाँ पर सिर्फ 5 पैटर्न है। आपके पास टोटल का आंसर कैसे आ रहा है, आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो आपके पास टोटल का आंसर आ रहा है। अब मेरे पास यहाँ पे 2 सीक्वेंस है, एक है ग्रे टाइल्स और एक है व्हाइट टाइल्स। ठीक है, ग्रे टाइल का आंसर क्या आया था 4n+2। मैं लिख रहा हूं बेटा यहाँ पर ग्रे टाइल का जो आंसर आया था ना वो था 4n+2। व्हाइट टाइल का जो आंसर आया था वो आया आपके पास 2n स्क्वायर। टोटल ये पूछ रहा है क्या कि जब आपके पास n 20 हो तो बेटा आपने n को 20 यहां पुट करना है, n को 20 यहां पुट करना है, दोनों के आंसर को ऐड कर लेना है। ये होगा हमारी अप्रोच। अब आपने जब यहाँ n की जगह 20 पुट किया तो ये क्या बन जाएगा 4×2 = 82 बन जाएगा। ठीक है, n को जब 20 आपने यहाँ पुट किया तो 20 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 टाइम्स 2 800, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 882। बेटा ये आंसर आया। क्या हम ग्रे टाइल के सीक्वेंस निकाल सकते हैं। ग्रे टाइल स्माइल आपको क्या हो गया बेटा, एकदम से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने तो ग्रे टाइल का सीक्वेंस निकाला हुआ है। जी बेटा स्माइल कहिए। सर मैं ये नहीं कह रहा था ग्रे हल्की सी टाइप हो, मैं कह रहा टोटल टाइल्स का सीक्वेंस निकाल सकते हैं। दोनों को निकाल के ऐड कर लो, आ जाएगा सीक्वेंस। या अगर तुम डायरेक्ट निकालना चाह रहे हो बेटा तो देखो इनका जो डिफरेंस आ रहा है, पहले 6 था फिर 10 हुआ, फिर ये भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि आपके पास लीनियर चल रहा है ना बेटा। डिफरेंस 4 का चल रहा है, डायरेक्ट निकाल लो पहले से। नहीं डिफरेंस 4 का कहें 8 10 का आया, नहीं सेकंड डिफरेंस का फॉर्मूला रहेगा स्माइल, निकाल सकते हो। जो फॉर्मूला मैंने यहां अप्लाई किया ना आपको दोबारा ये अप्लाई करना पड़ेगा। लास्ट पार्ट समझ नहीं आया, लास्ट पार्ट में दोबारा समझा रहा हूं बेटा सुनिए का। देखो आपको निकालना है कि पैटर्न 20 में टोटल कितने आपके पास टाइल्स होंगे। ठीक है, आपने अपने टेबल को देखा तो पहले आप ये ऑब्जर्व करो कि टोटल बन कैसे रहा है। टोटल ऐसे बन रहा है तो आप ग्रे और व्हाइट को ऐड कर रहे हो। मैंने ग्रे का सीक्वेंस निकाल लिया था, वो सीक्वेंस मेरे पास ये आ चुका था 4n+2। मुझे चाहिए 20 के लिए तो मैंने n की जगह 20 पुट कर दिया। ऐसे मुझे पता लग गया कि जो 20 सीक्वेंस होगा उसमें कितने ग्रे टाइल्स आ रहे होंगे। फिर यही काम किया मैंने व्हाइट टाइल्स के लिए। व्हाइट का मेरे पास एनेट्रम आ गया था, उसमें n की जगह मैंने 2 पुट कर दिया। ठीक है, और इन दोनों को हमने ऐड अप कर दिया, ऐसे हमने निकाला बेटा टोटल का सीक्वेंस। ठीक है बेटा, ओके। अब ये ग्राफ वाला सवाल है, चलिए ये तो मनी कन्वर्जन का सवाल है कि मैं करवा रहा हूं, इंशाल्लाह समझ में आपको आएगा, नहीं है तो सवाल पूछ लिएगा। ठीक है बेटा, the graph shows the cost in dollars of buying a length of fabric 3 meters long. Use the graph to find the cost of buying 3.8 fabric. देखो आपके पास फैब्रिक कहां पर है, लेंथ ऑफ फैब्रिक आपके पास है एक्स एक्सिस पर, ये बात कर रहा है 3.8। अब देखो बेटा ये जो ग्राफ है ना ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, तो इसके आंसर में वेरिएशन के चांसेस बहुत कम है या ना होने के बराबर है। इसका हम सबका आंसर सेम आना चाहिए। हमने जाना है 3.8 पर। 3.8 पर आप जाएंगे और वहां से आप वैल्यू लेकर आएंगे तो आप सबकी सेम वैल्यू आएगी बेटा। ये ना हो कि आपकी वैल्यू यहां पर डिफर कर रही हो, ऐसा नहीं होगा, सबकी सेम वैल्यू आएगी हमारे पास। तो 25 26 27 28 28
सही बेटा, ये आपका आंसर आएगा। समीरा बाइस के मीटर्स ऑफ फैब्रिक, she pays with a $20 note and receives 1.50 change. Use your graph to find out the value of k. अच्छा जी, समीरा ने कितना मीटर लिया आपको नहीं पता है, ठीक है। उसने $20 दिया और उसको रिसीव हुए 1.5। इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो पे किया होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। इसके हिसाब से मुझे बताओ कि उसकी वैल्यू क्या होगी अगर वो $20 दे रही है, उसको 1.5 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू है दैट इज $18.5, ये वैल्यू हुई। ठीक है बेटा, जब $18.5 पे जाऊंगा मैं, अब 18.5 का है, यहां पर जूम कर लेते हैं इसको। 18.5, 15, 16, 17, 18, ये आएगा 18.5 इन दोनों के बीच में। ठीक है बेटा, ये काम आपने पेपर में हमेशा स्केल से करना होगा बेटा। 18.5 पे जाएंगे, देखो जहां पर मीट कर रही है वो आपका आंसर बनेगा, दैट इज 2.5। तो 2.5 आपके पास के की वैल्यू का आंसर होगा बेटा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, नहीं समझ आया तो हैंड रेस कर दीजिएगा बेटा। ओके, Anita cuts 10 meter of fabric into three lengths to make a blouse, a skirt, and a dress. The lengths of fabric needed to make the blouse, the skirt, and the dress are in the ratio 6, 8, and 11. आपके पास रेशो आ चुका है बेटा। Find the length of the fabric that is cut to make the dress. ओ ये क्या हुआ? ओके जी, आपको निकालना है भाई वो लेंथ, आपको निकालनी है जो इसने कट की होगी इसको बनाने के लिए, ड्रेस को। आपको वो लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं देखो, जब आपके पास रेशो आ गया ना, तो सबसे पहले तो आप काम क्या किया करो, आप हमेशा टोटल रेशो निकाल लिया करो। आपके पास टोटल रेशो कितना आ चुका है? 6, 8, 14, 14 प्लस 11, 25। जो वो कट कर रही है, जो वो लेंथ कट कर रही है उसके पास है 10 मीटर। टोटल जो लेंथ उसके पास है वो है बेटा 10 मीटर। और आपको निकालना कितना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द फैब्रिक दैट इज कट टू मेक द ड्रेस। ओके, ड्रेस का रेशो क्या है बेटा? देखो ड्रेस का रेशो आपके पास है 11। तो आपको ये बताना है कि भाई वो जो ड्रेस की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। अब पूरी मैथ्स में मैं आपको रेशो के बारे में क्या कहता हूं कि आप दो कॉलम बना लिया करो, टोटल रेशो, टोटल वैल्यू। आपके पास टोटल रेशो कितना आया? 25। टोटल वैल्यू कितनी है? 10। आपको किसकी लेंथ निकालनी है? आपको निकालनी है लेंथ 11 रेशो की। तो अगर 11 का रेशो होगा तो लेंथ क्या होगी, ये बनेगा आपका सवाल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसको, तो ये बनेगा x इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 25। बताइए बेटा क्या आंसर आ रहा है इसको सॉल्व करके? 5255, 4.4 आ रहा होगा, यस। ये आपका आंसर आ गया बेटा। बात क्लियर बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The upper bound for the area of a rectangular piece of fabric is 8.8125. The width of the piece of fabric is 2.3. The length of the piece of the fabric is D and 0.1 आ गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। और ये सवाल हमने टॉपिकल पास्ट पेपर्स के उसमें किया था, ठीक है ना। तो एक एक बार हमने ये सवाल किया हुआ है। अब इस सवाल को मैं डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कराऊंगा क्योंकि रिसेंटली हमने किया टॉपिक वाला। पहली ट्राई खुद करिएगा बेटा, और ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, जस्ट 1 मिनट दूंगा ट्राई करने के लिए आपको। ये सवाल अच्छा है ना, ट्रिकी सवाल है।
ऑलराइट, अब मैं स्टार्ट करा रहा हूँ बेटा, ठीक है। कुछ ना कुछ ट्राई आपने जरूर करना चाहिए था अब तक। सबसे पहली बात, आपका शेप क्या है बेटा? आपका शेप है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो आपने सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया अप्लाई करना है बेटा, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ, ये आपका बन गया। अब आपको एरिया नॉर्मली दिया, आपको दिया हुआ है बेटा एरिया का अपर बाउंड। अच्छा, हमें पता है कि जो स्टेटमेंट जो मैंने अभी सामने लिखा है फॉर्मूला, ये हमारा फ्रंट केस है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आपका एरिया का अपर बाउंड होगा तो भाई लेंथ का भी अपर बाउंड होगा और विड्थ का भी अपर बाउंड होगा। ये बात हो गई हमारी, ठीक है बेटा। द अपर बाउंड फॉर द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ पीस इज 8.8125 इक्वल्स टू the width of the piece is 2.3, करेक्ट टू 0.1। अब 0.1 का मतलब फैक्टर क्या बनता है? 0.05, और विड्थ का अपर बाउंड क्या बन जाएगा? 2.35। ठीक है बेटा। द लेंथ ऑफ पीस ऑफ फैब्रिक डी मीटर। अब डी जो होगा आपके पास, इसका भी अपर बाउंड आपके पास आएगा। तो डी का अपर बाउंड क्या हो जाएगा आपके पास? डी प्लस 0.05। अब इसको सिंप्लीफाई करें और मुझे बताइए कि आपके पास डी का आंसर क्या आ रहा है? 8.8125 minus 2.3, sorry, divided by 2.35 and minus, कितना आ रहा है बेटा आंसर? द आंसर इज 3.7। आंसर इज 3.7। अब आप में से जिस बच्चे का 3.73 आ रहा था, 3.8 आ रहा था, ये गलत आ रहा था आंसर। दैट इज द करेक्ट अप्रोच। अब देखो, लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी हम कहने को हम कहते हैं छोटा टॉपिक है, बट आप देखो सवाल 3 मार्क का आ गया, और उसमें जो आपका लॉजिक यूज हुआ ना बेटा, वो यहां यूज हुआ है। बस जिसने ये स्टेप सही लिखा ना, वो सवाल ठीक करेगा। जिसको ये पता है कि ये एनिमी केस है या फ्रेंड केस है, जिसने यहां पे कर लिया वो सही कर जाएगा। जी बेटा। सर एग्जाम में हमें ऐसे एरो बना के दिखाना होगा? नहीं, एग्जाम में एरो बना के क्यों दिखाना होगा? ये तो आपको समझने के लिए बता रहा हूं ना मैं। आपको नहीं बनाना, नहीं बना, और अगर आप पेंसिल से बना दो तो मसला भी नहीं है, तो मसला नहीं है। रणवीर बेटा, मैं आपका वेट का मैसेज कर रहा हूँ, आपने वेट किया है। आप एज्यूम नहीं करोगे मैं अपर बाउंड की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के साथ आएगी। हाँ, अपर बाउंड की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के साथ आएगी। बेटा ये जो आपको, मतलब मैं आपका सवाल नहीं समझा रणवीर, क्या अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो आप? अपना हैंड रेस करो रणवीर। हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ कब रणवीर हैंड रेस करेगा, कब मैं। अबे हैंड रेस करने को कहा भाई, ताली बजाने को नहीं कहा, क्या कर रहे हो? हाँ ऐसे, ये हाँ, ये मुस्तफा आ गया तो। रणवीर, यस बेटा रणवीर। जी बेटा कहिए रणवीर, आपका माइक अनम्यूट हो गया, जल्दी बताएं। कि आप उसको मतलब वो इक्वेशन, उसके साथ अपर बाउंड की वैल्यू आएगी 0.05, तो ऐड करने की जरूरत ही नहीं होगी। बेटा देखो, ये अगर मैं खाली डी लिखूंगा ना, तो डी मेरा अपर बाउंड नहीं है, डी मेरी ओरिजिनल वैल्यू है। और यहां पर ओरिजिनल वैल्यू में लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि लेंथ का अपर बाउंड आना चाहिए, लेंथ ओरिजिनल वैल्यू नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आप एरिया भी ओरिजिनल पुट नहीं कर रहे हो। आपने एरिया का जो वैल्यू पुट की है वो एरिया की अपर बाउंड की वैल्यू है बेटा, वो एरिया नहीं है। अच्छा, सही है सर। ठीक है। ठीक अच्छा जी, अब है मुस्तफा जी, बेटा मुस्तफा। सर फॉर्मूला लिखना ज़रूरी होता है पेपर में, या हम डायरेक्ट वैल्यूज इनपुट करके लिख दें? आप डायरेक्ट लिख लो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, लिखोगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा सर। नहीं देखिए, ये आपका सवाल है ना, आप ना लिखें। मेरा मानना है ये लिखोगे ना, क्लैरिटी आ जाएगी। बस जैसे मैंने लिखा तो मैं ये एरो बना के दिखाए। अगर मैं डायरेक्ट लिखता, मान लो मैं कहता भाई डी बराबर होता 8.8125 डिवाइडेड बाई 2.35 माइनस 0.05, ये डायरेक्ट वर्किंग लिखता, आप में से किसी को समझ नहीं आता। एक आध को समझ आता, शायद आ जाता। आप अपने पेपर में कॉपी को ऐसे फिलअप करो कि आप एग्जामिनर को समझा रहे हो, फिर आप देखो कैसे मार्क्स आते हैं आपके। क्योंकि जब आप किसी को समझाओगे ना, तो आपकी सारी वर्किंग बड़ी स्ट्रीमलाइन बन जाएगी। अक्सर मसला क्या आता है, एज अ टीचर मैं आपको बताऊं,
अगर लेट सपोज एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया, अगर उसका आंसर इसी पार्ट में होगा ना तो मेरे लिए चेक करना आसान है, मैं आपके पेपर से थोड़ा भागूंगा नहीं। मसला क्या होता है प्रेजेंटेशन का। बच्चे ने क्या किया, आंसर लिखा, ओह ये तो गलत हो गया, काट दिया। अब यहाँ लिखा, ओह ये भी गलत हो गया, इनकम्प्लीट, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ कर दिया। आपका पेपर एग्जामिनर ने चेक करना है, उसने आपके आंसर्स को ढूंढना नहीं है वहां पर कि भाई ये फिर आप एरो बना दोगे कि इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, उसका आंसर वो आखिरी पेज पे लिखा है। वो पागल थोड़ी बैठा है भाई, उसने एक पेपर चेक नहीं करना है आपका। तो आपकी प्रेजेंटेशन की स्किल्स इतनी अच्छी हो कि आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। बेटा आपकी जो राइटिंग है ना, देखो ये मैथ्स में राइटिंग का मसला नहीं है, मैथ्स में खाली नंबर्स है। हाँ अब तुम्हारी राइटिंग ऐसी है ना कि तुम्हारे नंबर के तुम्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा, तो तुम्हें इस पर काम करना पड़ेगा बेटा। अगर आपको लगता है कि आप वैसे, तुम्हारी राइटिंग देखिए, स्माइल इतना बुरा हाल नहीं है, समझ में आ जाती है। चलें जी, खैर आगे बढ़ते हैं, बात कैसे निकल के। क्वेश्चन नंबर 4, a cuboid has dimensions x by x by 10। अच्छा, कुछ बच्चे ये डायमेंशंस के वर्ड से परेशान होते हैं। डायमेंशंस का मतलब होता है उसकी लेंथ। अगर मैं कहूं कि क्यूबॉइड की लेंथ है मेरे पास, तो वो डायमेंशन है बेटा उसकी, x by x by 10। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड है 62.5। बहुत ही आसान तरीन सवाल है। सिर्फ जिसको क्यूबॉइड के बारे में पता होगा और उसका वर्किंग फॉर्मूला पता होगा तो वो आप आराम से कर सकते हो। बताइए बेटा। ईशल निशान का सवाल है सर यूनिट, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आप ये पूछना चाह रहे हो कि यूनिट लिखना है कि नहीं। आप ना लिखें, डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है। अभी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ कि आपको कह रहा है एग्जामिनर कि आप यूनिट लिखें, नहीं, क्योंकि आपके पास सेंटीमीटर्स में चल रही है वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट एक्स का आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है बेटा। वर्किंग क्या होगी बेटा इसकी, वॉल्यूम आपके पास बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के बेटा। वॉल्यूम आ गया 62.5, लेंथ और ब्रेथ की जगह आपने एक्स लिखा है और हाइट की जगह 10 आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर ले बेटा और मुझे बता दें क्या आंसर आ रहा है। हिबा आपका आंसर 25 जो आ रहा है दैट इज रॉन्ग। हाँ अब आपने सही लिखा, तो इसको सॉल्व करके बेटा आपके एक्स का आंसर आएगा 2.5, दैट इज योर आंसर। ठीक है बेटा जी, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं बेटा। A piece of card AOB is a sector of a circle center O with angle 84 and radius 15. Show that the arc length of the sector। यहां पर आपको सिर्फ आर्क लेंथ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है बेटा। आर्क लेंथ का आपका वर्किंग फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख के बता रहा हूं आपको। आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू एंगल डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। प्लीज आप में से किसी बच्चे ने अगर इसलिए फॉर्मूले याद नहीं किए कि मैं एंड पे याद कर लूंगा, तो आई रिक्वेस्ट कि भाई आप अभी याद कर लें, यही एंड चल रहा है, अब इसके बाद कोई एंड नहीं है। तो आप सारे फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह याद करें। और ये सारा गेम जो मेंसुरेशन का है, जो बच्चे बहुत हाइप रखते हैं कि सर मेंसुरेशन बड़ा मुश्किल है, सारा गेम फॉर्मूले का है। जिस बच्चे को मेंसुरेशन में फॉर्मूले याद है ना, यकीन माने उसके लिए टॉपिक 80% ऑलरेडी हो चुका है। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज और मुझे बता दें क्या आंसर आ रहा है, कुछ बचा नहीं इसमें। अच्छा आपको तो शो करना है। अब जब शो करना है कि आंसर 7 पाई है बेटा, तो आपने पाई की वैल्यू को अब सिंप्लीफाई नहीं करना, पाई को पाई छोड़ दीजिएगा, बाकी सब सिंप्लीफाई कर दें। 84 डिवाइडेड बाय 360 टाइम्स 2 पाई आर, आर इज 15, तो बेटा आपका आंसर सिंपल खुद आ जाएगा 7 पाई। सही बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। शो करना है, शो करने के सवाल तो अच्छे होते हैं, आंसर पता होता है आपको। अब क्या कह रहा है आपसे, अब ये कह रहा है ओ ए इज ज्वाइंट टू ओ बी। ओ ए को आपने ओ बी से ज्वाइन कर दिया टू फॉर्म द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कोन। ये बात मैं आपको अक्सर बता चुका हूं, मैं फिर रिपीट करता हूं आपको। देखें, ये बात आप याद रख लो, जब वो आपको एक सेक्टर दे और वो कह दे कि यार इस सेक्टर को मैंने फोल्ड किया, उसको मैंने काटा पीटा, मैंने कुछ भी करके इसको कोन बना दिया, जब आपके पास क्वेश्चन में ये मैसेज आ जाए तो आपने क्या करना है, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर निकालनी है आपको। आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर को आपने इक्वेट करना है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल से। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, देखो बेटा, जब आप कोन बनाते हो, जिस तरह उसने कहा ना कि मैंने जो है वो आर्क अपना सेक्टर को ऐसे कट किया कि वो कोन बन गया, तो कोन में जो हमारे पास आर्क लेंथ होती है ना, ये वाली, ये बराबर होगी आपके पास सेक्टर की आर्क लेंथ की।
अब सेक्टर की जो आर्क लेंथ है, एग्जामिनर भोला भाला वो आपसे पहले पार्ट पे निकाल चुका है। आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर दैट इज 7 पाई। आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल जो पेरीमीटर होता है दैट इज 2 पाई आर, और आपको यहां पर रेडियस नहीं पता। ठीक है बेटा पंकज, आपको यहां पे रेडियस नहीं पता, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 7/2 दैट इज 3.5, ये बनेगा आपका रेडियस। ओके बेटा, सुदेश कह रहा है कि सर आप दोबारा बता सकते हैं। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, मेरी बात को अच्छी तरह सुनिएगा, क्योंकि जब आप पास पेपर्स करते हैं तो ये सवाल अक्सर आता है। सवाल क्या होता है, आपको एक सेक्टर और एक कोन को आपस में कनेक्ट करना होता है, सही। तो आप ये स्टेटमेंट यूज करोगे कि जो आपके पास सेक्टर की आर्क लेंथ है, सेक्टर की आर्क लेंथ मैं यहां मार्क करूं अगर, तो ये है मेरे पास सेक्टर की आर्क लेंथ, ठीक है। सेक्टर की आर्क लेंथ बराबर होगी आपके पास कोन की आर्क लेंथ की, क्योंकि आप इसी शेप को बेंड कर रहे हो। उसने कहा ना कि ओ ए और ओ बी को जब आपने ज्वाइन किया तो आपके पास एक कोन बनी। तो जब आप इसको और इसको ज्वाइन करोगे तो भाई लेंथ तो यही रहेगी ना, कोई एक्स्ट्रा लेंथ थोड़ी ऐड कर रहे हो आप, जितनी लेंथ तुम्हारे पास है तुम उसी को ऐड कर रहे हो। तो इसीलिए हम इन दोनों लेंथ्स को इक्वेट करेंगे, और ये काम आपने हमेशा करना है, ठीक है। कि आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर इक्वल्स टू आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल, दोनों को आप इक्वेट करें, ये वाला रेडियस आपका अननोन हो जाएगा, सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट द आंसर। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर एंड आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल दे आर इक्वल। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, कोन की आपको हाइट निकालनी बेटा। ओके जी, तो आपके पास भाई ये जो है, ये आपकी कोन कंप्लीट हो गई, ये आपको निकालनी है इसकी हाइट। रेडियस कितना आया हमारे पास, रेडियस आ गया 3.5, और जो आपके पास इसकी स्लांट हाइट होगी वो क्या होगी, स्लांट हाइट क्या होगी, अब ये मुझे बताइए आपके हिसाब से कैसे निकालेंगे आप लोग हाइट भाई। फिफ्टीन होगी इसकी, ये PYT लिखा है कुछ आपने, पैथागोरस से तो निकालेंगे, पैथागोरस से तो आएगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन हाइट निकालने के लिए आपके पास स्लांट हाइट भी तो होगी ना बेटा, वो क्या होगी, बिल्कुल सही है। तो भाई ये आ गया आपके पास 15, अब निकाल लें। अब बचा ही क्या, अब तो सिंपल पैथागोरस बन चुका ही है आपके पास। तो इसकी वर्किंग क्या होगी बेटा, 15 स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके मुझे बता दे बेटा हाइट की वैल्यू क्या आ रही है। फोर्टीन पॉइंट फाइव एट, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, 2 डेसिमल प्लेस ही आंसर देना था, ये आपका आंसर आ गया बेटा। आप क्या कह रहे हैं बेटा, एन एम्प्टी बैरल इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर हैज रेडियस 20 सेंटीमीटर। बेटा 15 दिया हुआ था अब्दुल हमीद, 15 आपको यहां दिया हुआ है बेटा। ठीक है, an empty barrel in the shape of a cylinder has radius 20 and height 80. The barrel is filled with water at a rate of 5500 centimeter cube per meter. Calculate the time taken to completely fill the barrel. Give your answer in minutes and seconds. Okay बेटा, हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है बेटा, उस सिलेंडर का जो आपके पास रेडियस और हाइट दिया हुआ है आपको, इट इज रेडियस 20 है बेटा एंड हाइट इज 80। क्या है, अब आपके पास जो बैरल भर रहा है उसका आपको रेट मिल गया 5500 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, 1 मिनट में इतना पानी जा रहा है। अब सबसे पहले आप ये फाइंड करोगे कि जो आपका बैरल है इसका वॉल्यूम क्या है। तो आपने अप्लाई करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, इट इज पाई आर स्क्वायर एच।
पाई अपनी जगह, रेडियस 20 स्क्वायर और हाइट इज 80। कोशिश किया करें कि आप मोबाइल की कैलकुलेटर को अवॉइड करें और आप जो असली वाला कैलकुलेटर होता है वो यूज किया करें। बताइए बेटा क्या आंसर आ रहा है इसका वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एस से? वन डबल जीरो फाइव थ्री जीरो 100,530.96। भाई ये जो आपका आंसर आ रहा है ये आ रहा है आपका टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? अब हम सिंपल अप्लाई करते हैं रेशो। हमारे पास दो चीजें बेटा, एक वॉल्यूम है और एक टाइम है। अब आप पहले इसको इंटरप्रेट करो। ये कह रहा है जब हमारे पास 5500 वॉल्यूम होगा तो टाइम है हमारा 1 मिनट का, ठीक है। अगर हमारे पास वॉल्यूम हो जो हमने निकाला है 100,530.96, तो भाई टाइम क्या लगेगा? आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे आप ये बता दो कि आपके पास एक्स का आंसर क्या आ रहा है। 100,530.96 डिवाइडेड बाय 5500। नहीं, मुझे ये वाला आंसर नहीं चाहिए स्माइल, मुझे चाहिए डेसिमल वाला आंसर। ये तो आप मुझे फाइनल बता रहे हो ना। 18.278, 18.278 ये जो आपका आंसर आ रहा है ये आ रहा है मिनट में। यहां तक आप पहुंच गए, सही है। अब आपके जो 18 मिनट हैं ये तो डायरेक्टली मेरे पास यहां आ जाएंगे। ये तो आ गया 18 मिनट्स, ये तो पहुंच गए हम। अब आपने करना क्या है, ये तो 0.278 है ना, 0.278 मिनट, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 60 से ताकि इसका आंसर आपको सेकेंड्स में मिले। तो 0.7278 को मल्टीप्लाई करें आप 60 से, बताइए क्या आंसर आया। 16.68, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 17 सेकेंड्स। उसने कहा ना नियरेस्ट सेकंड में बताना है आपको, तो 17 सेकंड ये बनेगा आपका आंसर बेटा। बात क्लियर हुई बेटा? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? ओके बेटा, आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, इसकी वजह ये है कि अभी आपके पास एक ग्राफ है नहीं, इसलिए मैं अभी। जी बेटा इसरा। मेरा पीछे वाले आंसर का एक दफा चेक कर लें कैलकुलेटर पे, बिकॉज जब मैंने करा ना 100,530 वाला जो वॉल्यूम आ रहा था, वॉल्यूम को जब मैंने 5500 से डिवाइड करा तो मेरे पास आ रहा है 182.78। भाई जरा आप लोग सब जरा चेक करिएगा, ये कह रही है इसका जो आंसर है वो 188 नहीं, इस तरह आपकी आंसर में गलती है। आपने जो 100,530 है ना, या तो यहाँ पे जीरो लगाना आप भूलिए, आपके पार्ट पे एरर हुआ है, आंसर ठीक है। रीचेक करें आप। नहीं सर, मैं लगाया, मैंने वापस रीचेक भी करा 182.78 से, तो मेरे पास आंसर 550 से 550 आ गया। हाँ, क्या क्या है? मतलब मेरे आंसर में गलती है। सुनने का सुनती नहीं है आप पहली दफा में बात ना। अच्छा खैर, अच्छा ये मैं अभी नहीं कर पा रहा बेटा, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये लोग का सही है, हमारा पार्ट नहीं है। चलिए 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट किया जाएगा बेटा, ठीक है। यासिर ट्रेवल्स टू वर्क इधर बाय कार, बस, ट्रेन और बाइक। The possibilities of using these mean of transport on any work day is given by find P। बेटा यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमारा यूज होता है वो क्या है कि टोटल पॉसिबिलिटी आपके पास हमेशा 1 होती है। आपने क्या करना है, 0.12, 0.40, 0.26 इन सबको आप ऐड करें और 1 में से सब्ट्रैक्ट करें, तो आपके पास P का आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल सवाल दे रहा है एग्जामिनर, P2 में सवाल दे रहा है ऐड सब्ट्रैक्ट करने का वाला, बताएं। तो आपने क्या किया, आपने 1 में से माइनस किया 0.12, 0.40 और 0.26, तो आपको P का आंसर मिल जाएगा जो आपने मुझे बता दिया 0.22। ये आपका आंसर आ गया बेटा। फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट ऑन मंडे एंड ट्यूसडे ही ट्रेवल्स टू वर्क बाय ट्रेन ऑन वन डे एंड बाय बस ऑन द अदर डे। ओके जी, अब आपके पास जो मंडे और ट्यूसडे की पॉसिबिलिटी है वो क्या कह रहा है भाई, ट्रेन एंड बस। तो ट्रेन और बस ये दो इवेंट में वो इंटरेस्टेड है, ना वो कार में है ना वो बाइक पर है। और उसने कहा एक दिन बस और एक दिन ट्रेन। अब यहां बनेंगे आपके केसेस।
क्या पता वो मंडे को बस से जाए और ट्यूसडे को ट्रेन से जाए, ये भी हो सकता है। या फिर वो मंडे को ट्रेन से जाए और ट्यूसडे को बस से जाए। ये दो केस बनेंगे आपके पास। अगर वो पहले जाता है बस से तो ये आया 0.4। नो बेटा, 0.4। और ये बनेगा, राफी मैं आपको कह रहा हूं नो, ये आपके सवाल का आंसर है जो आप मुझसे पूछ रहे हो। 0.4 इंटू 0.26 प्लस 0.26 इंटू 0.4। बेटा अब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करके मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है आपका। ईशल आपका आंसर बड़ा चेंज आ रहा है बेटा। मेरे पास सारा का आंसर आ रहा है 0.208। मुझे बाकी लोग कंफर्म करेंगे यही आंसर आ रहा है बेटा। हाँ, आप सबके आंसर ही आ रहे हैं, तो ईशल आपने कोई मिस्टेक की थी। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया। Find the possibility that he travels to work by bus at least once on Wednesday or Thursday. अब क्या कह रहे हैं बेटा? At least once. A participant has requested to start AI companion. कौन है भैया हमारा पार्टिसिपेंट? किसको मसला है कि तो मैथ ज्यादा फोकस कर रहा है इस वक्त कि मैं AI कंपेनियन स्टार्ट करूं? 28 दिन बाद पेपर है लेकिन AI कंपेनियन चाहिए आपको। कौन था ये? कौन फंटर है ये? ओ भाई मैथ में पढ़ लो यार। अच्छा नहीं, फाइनली ट्रेवल्स टू वर्क बाय। अच्छा, ये एटलीस्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास 2 दिन है, वेडनेसडे एंड थर्सडे। एटलीस्ट का मतलब हुआ कम से कम एक दिन। तो ये वेडनेसडे को बस से जाएगा और थर्सडे को ये बस से नहीं जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर ये दोनों दिन बस से चला जाए क्योंकि एटलीस्ट वंस बोला है। या फिर ये वेडनेसडे को बस से ना जाए लेकिन ये थर्सडे को बस से चला जाए। तो मेरे हिसाब से तो ये केसेस होने चाहिए भाई इसके। फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट ही ट्रेवल्स टू वर्क बाय बस एट लीस्ट वंस ऑन वेडनेसडे और थर्सडे। तो बस से जाने की पॉसिबिलिटी क्या है भाई? 0.4। तो अगर बस से जाने की पॉसिबिलिटीज 0.4 है तो बस से ना जाने की पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? बस से ना जाने की पॉसिबिलिटी बनेगी 0.6। सही है बेटा। अगर वो दोनों दिन बस से गया तो 0.4 0.4 और यहां सेम होगा 0.6 0.4। बेटा इसको सिंप्लीफाई करके मुझे बताइएगा आंसर क्या आ रहा है। हसान जैद का आंसर माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजर न लगे इस बच्चे को, 2.8 आ रहा है। देख रहे हैं आप, मैक्सिमम चांस। मतलब टोटल पॉसिबिलिटी जो है वो 1 होती है, इसका आंसर 2.8 आ रहा है। लेवल अलग है बेटा। अपने मिशन में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ जाना है कि थ्रेशोल्ड मैंने बहुत नीचे गिरा कर आना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है क्वालिटी पे। मतलब अब यार हसन, 1 से कैसे ऊपर चलेगी प्रोबेबिलिटी? 2.8 आंसर दे रहे हो यार। चले आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं बेटा, समझ आया बेटा। तो ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी हुआ था। जी बेटा मुस्तफा। सर ये 0.6 कहाँ से आया? बेटा बस में जाने की पॉसिबिलिटी क्या है? सर 0.40। तो जीरो, अगर बस में जाने की 0.4 है तो बस में ना जाने की क्या होगी? अच्छा उसको सही है सर, समझ आ गया। बेटा ये बच्चा है ना, ये जब मैं पढ़ा रहा था ना, पानी पीने गया था ये, तभी तो नहीं पता, क्योंकि मैंने बताई थी बात ये कि 0 पॉइंट। ये देखो, ये फिर कोई बच्चा आया AI कंपेनियन वाला। कौन है बेटा ये? कौन है ये? अबे ये AI कंपेनियन है क्या भाई? हसन तुम ही लग रहा है मुझे, तुम ही हो गए ये। वापस कर रहा हूं, देखा ये अब्दुल हमीद है। AI कंपेनियन मैं था सर, मैं वापस कर रहा हूं। ये होते हैं बेटा बच्चे ओनरशिप वाले कि सर मैं हूं ये।
मुझे पढ़ना वढ़ना वैसी नहीं है, आपके पास मेरी अमानत रखी सर, वो रखे हैं आपने पास, लेकिन मैं एआई कंपनी लॉन्च करूंगा ना अब्दुल हमीद, इंसान बन जाओ जरा। अच्छा बता भी रहे ओनरशिप लिए कि मैंने किया ये, वाह। अबे भाई क्यों कर रहा है यार, अभी तुमने कहा मैं था यार। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास आ गया सवाल हिस्टोग्राम का। हिस्टोग्राम का सवाल अगेन आपके लिए एक स्कोरिंग टॉपिक है बेटा। और जब हिस्टोग्राम का सवाल आप देखो ना, तो आप देखो बेटा क्लास का गैप क्या है। मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ भाई कैसे बनाते हैं हिस्टोग्राम, वो कहेगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालते हैं। मैं पूछता हूँ क्यों निकालते हैं, ये नहीं पता। तो प्लीज आप लोग ऐसी बात ना कीजिएगा। आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी तब निकालते हैं जब आपके पास क्लास का इंटरवल सेम ना हो। जैसे अगर आप पहले का इंटरवल देखो, तो इनका जो गैप है, ये आया 2 का, ये आया गैप 1 का। जैसे ही आपका गैप कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब है अब आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी है। ठीक है बेटा, तो मैं सबके गैप लिख रहा हूं यहां पर, जिसको हम कहते हैं क्लास विड्थ। ये सबकी क्लास विड्थ आ चुकी है। नहीं 2.25 नहीं होगा, आई थिंक 1.25 होगा ये, 3/475 में। ठीक है सही बेटा, ये सब की मैंने निकाली क्लास विड्थ, और क्लास विड्थ के बाद आपने निकालना है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। तो फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ हो जाएगा 4/2, दैट इज 2। फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ 6, 9/0.5, दैट इज 18। 23/0.5, that will be 46. 18 divided by 0.75, 3/4, 9/2, 27/2। बेटा मुझे बताइएगा 13.5 आ रहा है आंसर क्या? मैंने रफली किया है, कंफर्म कर दीजिएगा मुझे। एन 10 डिवाइडेड बाय 1.25, इसका आ जाएगा 8। मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ भाई। 18 डिवाइडेड बाय 0.75, 24 आएगा, पता नहीं क्या कर दिया है, 24। भाई ये मैंने निकाली फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ठीक है बेटा, जब आपने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाली, ये आपके वाई एक्सिस पे जाएगा। अब वाई एक्सिस 4 से लेके 6 तक जा रहा है, 2 बना चुका है वो। मैंने स्टार्ट कहां से करना है? मैंने स्टार्ट करना है 7 ऑनवर्ड्स। तो 7 से लेके 7.5 पे जाएगी 18 पर। 7 से 7.5 जाएगा 18, ओके। 7 से 7.5 हुआ, सॉरी 7.5 है, यहाँ तो मैंने गलत आ गया। 7 से 7.5 हुआ 18, ये मैंने मार्क कर दिया बेटा। ठीक है, हिस्टोग्राम का सवाल पेपर में हर बच्चा पेंसिल स्केल से बनाएगा, रफली ना बनाएगा। 7.5 से लेके 8 जा रहा है आपका 46। 7.5 से लेके 8 जा रहा है 46, काफी लंबी छलांग है ये। 46 ये आ गया। ठीक है जी, उसके बाद 8 से लेके 8.75 आ रहा है 24। 8 से लेके 8.75, ओके 24। अब 8.75 था, तो मैंने 8.7 और 8.8 के बीच में, एक मिनट, 8.5, 6, 7 और ये आया 8.75, इसके बीच में आया। ठीक है बेटा, इसके बीच में आ गया। आगे देखते हैं, इसको जहां से मैंने रब किया, ओके। और उसके बाद कहां से कहां तक आ रहा है? 8 तक आ रहा है। 8 तक आएगा, ये बनेगा 8 तक। बेटा ये आपका हिस्टोग्राम कंप्लीट हुआ, सही है, जिसमें आपने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को प्लॉट कर दिया। आगे देखते हैं बेटा। यासिर starts work each day at 9. He is paid overtime if he works later than 5:15 p.m. Estimate the number of days that he is paid overtime during these 70 working days. Okay. ये तो हमारे पास जर्नी है, यासिर का रिकॉर्ड है। और यासिर काम शुरू करता है 9 बजे। ओवर टाइम वो तब मिलेगा जब वो 5:15 से आगे काम करता है। ठीक है, ओके। एस्टिमेट द नंबर ऑफ डेज, आपको ये बताना है भाई कितने दिन है कि उसको ओवर टाइम मिलेगा इन 70 डेज में से।
ओके भाई, ये सवाल क्वेश्चन मैं एकदम से स्टार्ट नहीं करूंगा, पहले टाइम दूंगा आपको सोचने के लिए, तब तक मैं अपनी पेंसिल चार्ज कर लूं, चार्जिंग कम हो रही है। पहली ट्राई आपकी है भाई। जूम आउट तो किया है बेटा मैंने। अच्छा भाई, आप जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं बेटा। सबसे पहली बात है बेटा, ये देखना है ना आपको कि आपका जो ये टाइम है ये कहाँ लाई कर रहा है। 9, 6, अगर 9 बजे वो काम शुरू करता है और 4:15 तक, ये टाइम कितना हुआ? 9 से 3 हुए 6, 7, 8, ये हो गए 8.25 घंटे। इसका मतलब ये हुआ जब वो 8.25 घंटे क्रॉस करेगा तो उसका ओवर टाइम वाला टाइम शुरू हो जाएगा। अब 8:15 कहाँ आ रहा है? देखो 8:15 यहां तो नहीं आ रहा, 8:15 यहां भी नहीं आ रहा, 8:15 यहां भी नहीं आ रहा, 8:15 यहां भी नहीं आ रहा। 8:15 आपके पास आएगा इस वाले पार्ट पे, 8:15 यहां आ रहा होगा। अब यहां 8 से लेके और ये 8.75 तक आ रहा है, तो 8:15 वाला पार्ट यहां पर होगा आपके पास। ठीक है बेटा, अब इसको आपने डिवाइड करना है इक्वली। कितने पार्ट में डिवाइड होगा बेटा? ये आपके पास ये जाएगा 8, 8.25, 8.5 एंड 8.75, ये वाला पार्ट होगा। तो ये हमारे पास 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा, आई गेस 3 में होगा। हाँ, सही है। तो 3 का मतलब ये हुआ कि ये आपके पास 3 कैटेगरीज में जा रहा है। ठीक है, 8, अगर मैं इसको यहां रख करके लिखूं बेटा, 8.3/4 होता है 75 ना, 8.75, 8.5 और 8.25, और हमें क्या कहा था उसने? हमारा कहाँ होगा? 5:15। सही है। तो आपके पास जो यहां से, आपके पास जो यहां से फ्रीक्वेंसी बिल्डअप हो रही है वो कितनी हो रही है हमारे पास? दैट इज 16, आई गेस। नहीं, 70 डेज नहीं। हमारे पास जो यहां से बिल्डअप हो रहा है दैट इज दिस पार्ट। ये पार्ट हमारा हो रहा है क्योंकि मोर देन जा रहा है किससे? 8.25 से ज्यादा। तो क्योंकि मोर देन 8.25 कहा तो हमारे पास ये 10 वाला तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और इससे ज्यादा तो आपके पास वैल्यूज कौन कौन सी आ रही है? 10 आ रही है, 6 आ रही है और 6 आ रही है बेटा। तो आप इन सबको एडअप कर लो, तो ये बनेगा आपके पास 6 + 6 + 10 मेक इट 22। ये वो आपके पास है, ये आपने एस्टिमेट किया। सही बेटा, ये आपने एस्टिमेट, इसलिए उसने कहा था एस्टिमेट द नंबर ऑफ डेज। तो वो जो हम डिवाइड कर रहे होते हैं इक्वली 3 में जा रहा होता है, वो एक हमारी एस्टिमेशन होती है कि वो इक्वल डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, चलें जी आगे बढ़ते हैं। एप्पल कॉस्ट $X per kg and orange cost $Y per kg. The total cost of 5 kg of apples and 10 kg of orange is 40. Show that x plus 2y is 8. तो ये आपका काइंड ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन का सवाल है। एप्पल आपके हैं बेटा $X per kg, द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ एप्पल्स, तो ये हो जाएगा 5 kg ऑफ एप्पल तो 5x, एंड 10 kg ऑफ ऑरेंज इज 40। सही बेटा, ये आपकी इक्वेशन आ गई। आपने जस्ट यहां से 5 कॉमन लेना है, 5 कॉमन लिया तो x + 2y = 40 और x + 2y = 8। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 3 kg ऑफ ऑरेंज। तो यहां पर क्या बनेगी? 4x + 3y = ठीक है स्माइल बेटा, मैं रुक रहा हूं यहां पर। भाई स्माइल ने कहा कि सर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, अब आपने इसको सॉल्व करना है। ये आपका इक्वेशन 1 आ गया, ये आपका इक्वेशन 2 आ गया। मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई करके बताइए क्या आंसर आ रहा है।
अब साइमल्टेनियस सवाल हमारा देखिए 5 मार्क का सवाल है साइमल्टेनियस का यार। वेरी नाइस बेटा। इसरा ने माशाल्लाह पहले सवाल किया है और आंसर लेकिन गलत है बेटा। शाबाशी, पहले करने पर है लेकिन आंसर गलत है। देखिए यार 5 मार्क के सवाल पे इसरा रिस्क मत लीजिएगा कि आप जल्दी करें, कोई स्टेप आप मेंटली करें, नहीं, सारे स्टेप दिखाएं। जी बेटा। सर यहाँ पार्ट 1 में 5 तो कॉमन ले लिया हमने, सही है। हम्म। तो सर 40 में कैसे कॉमन लिया 5? यार तुम्हारे सवाल होते हैं मुझसे, सवाल लेवल पार हो तुम बेटा। बेटा 5 जो है ना वो लेफ्ट साइड पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सर पता नहीं, काश। समझ नहीं आ रहा कुछ, तबीयत क्या सही समझ नहीं नहीं है। आया? क्या समझ नहीं आया? नहीं नहीं सर, अब समझ आ गया। वो आसान सवाल ही समझ नहीं आ रहा है, वो दिन करीब आ रहे हैं ना सीआई के। परेशान नहीं हो बेटा, परेशान नहीं हो। बड़ा नॉर्मल है, कोई बात नहीं, अच्छा होगा इंशाल्लाह। लेकिन ये हरकतें भी ना करो यार। अब देखो बेचारा एक बच्चे का सवाल आया था यहाँ पर, एक बड़ा अच्छा बच्चा है हमारे पास, उसने कहा सर करना क्या है ये तो बताएं आप बैठे वेट कर रहे हैं आप। मरीना आपका आंसर गलत आ रहा है। नहीं नहीं सही है, सॉरी, मरीना का आंसर ठीक है। मरीना का आंसर ठीक आ रहा है। बेटा जो आपका आंसर है ना, मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। आंसर आपके पास है एप्पल, जो आपका एक्स था दैट इज 2.8 एंड इट्स 2.6, ये आपका आंसर है बेटा। इसरा आई डोंट नो कि आप क्या कर रहे हो, साइमल्टेनियस का सवाल जो कि 5 मार्क का है वो आपने गलत कर दिया। जी बेटा। सर आप ये रिकमेंड करते हैं कि हम क्या कहते हैं जो वैल्यूज हैं इनको हम चेक कर लें वैल्यूज में डाल के? आपको क्या लगता है इस्माइल, मैं इसका आंसर क्या दूंगा? यस ही देंगे क्योंकि 5 मार्क का रिस्क ना लें। ऑब्वियस है यार। ऑब्वियसली मैं क्यों कहूंगा नहीं भाई तुम चेक ना करो, भाई तुम्हारे पेपर में टाइम है, तुम लाजमी चेक करो, तुम मेक श्योर कि तुम्हारे बिल्कुल ही मार्क्स पक्के पक्के सेव हो जाए। चले जी। यही आंसर आ रहा है हसन जैद का। हसन आप तो कह रहे थे कि होगा कैसे? अच्छा, अब्दुल हमीद का पूरा फोकस ये है कि हसन क्या क्या है मैं उसको जवाब दूं, और हसन का फोकस है कि अब्दुल हमीद को मैं जवाब दूं, बस यही खेलने आया यहाँ पर। अच्छा भाई, अगर आप में से किसी से नहीं हुआ तो मैं स्टार्ट कराऊं या मैं आगे बढ़ जाऊं? अच्छा बेटा, यहाँ पर इसरा ने कहा सर करा दे। इसरा मुझे बड़ा अफसोस भी हो रहा है बेटा कि साइमल्टेनियस का सवाल आपने गलत क्यों किया भाई। ओके, मेरे पास इक्वेशन है बेटा x+2y इक्वल टू 8, यहां से मैंने बनाया x को सब्जेक्ट दैट इज 8 - 2y। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x+3y इक्वल टू 19, और x की जगह आ जाएगा 8 - 2y। 32 - 8y + 3y इक्वल टू 19। बेटा ये आपने करना है, सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा आपको y का। जब y का आंसर आपके पास आ जाएगा तो y के आंसर को यहां पुट किया, आपके पास x का आंसर आ जाएगा, बस ये था। नहीं इसरा, ये रीजन गलत है बेटा कि मुझे समझ आ गई गलती है। भाई आपकी गलती इतने आसान टॉपिक में क्यों हो रही है? मुझे तो इसका आंसर दे पहले आप। फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है मुझे सर वो वेक्टर्स बड़े मसला कर रहे हैं, ये मसला कर रहे हैं। भाई तो जिन मसला नहीं कर रही वहां गलती क्यों हो रही है? तो आप में से अक्सर बच्चे क्या कहता है साइमल्टेनियस मुझे आता है, तो फिर वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा। भाई ये ना करें, इतना वो कॉन्फिडेंट ना हो कि आप ये चीज गलत करें। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, ये स्टार्ट करें। अब ये हमने कल वर्कशॉप में भी टॉपिक किया था, लीनियर इनइक्वालिटी का, और इस तरह का सवाल हमने किया था। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहला काम क्या है कि आप इनइक्वालिटी का साइन ब्रेक कर दें। साइन ब्रेक कर दिया, आप सॉल्व करें। ये आ जाएगा आपके पास 12 और 8 4x।
ये बनेगा आपका आंसर बेटा। सही है, आई थिंक ये आ रहा है आप लोगों का आंसर भी। देखो 3 मार्क का सवाल दे रहा है बेटा, अब 3 मार्क में गलती कोई गुंजाइश ही नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट। अब ये तो और भी आसान सवाल आ गया भाई, सिंपल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल। कितने मार्क्स का है भाई? 6 मार्क का सवाल। 6 मार्क का सवाल दिया गया है भाई। जी बेटा हारिस। सर ये पिछले पार्ट में हमारा एक्स का आंसर एक तरफ 1 आया था, तो दूसरी साइड पे हमें क्या उसको फ्रैक्शन को सॉल्व करना होगा या नहीं? नहीं नहीं, इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं आप, चाहे डेसिमल में दे दें आंसर, कोई मसला नहीं है। सही है, ठीक है। जी बेटा मुस्तफा। सर हमें तो ये पेपर सॉल्व करने के 2 घंटे मिलते हैं, फिर दूसरे कंपोनेंट में 2.5 घंटे क्यों मिलते हैं सर? बेटा बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि आपको भी 2 घंटे पड़ेंगे, अब आपको कोई 2.5 घंटे नहीं मिलने वाले। नहीं सर, मैं यही कह रहा हूँ ना कि 2-1 वालों को ज़्यादा देर क्यों मिलती है सर? पेपर तो सेम ही है, मार्क्स भी सेम है। मुस्तफा मुझे लग रहा है ना काफी मामला गड़बड़ है, मतलब सीआई का बहुत प्रेशर है। वो भाई सबको 2 घंटे मिल रहे हैं, सबका टाइम सेम है यार। अच्छा, ये पता पहले का है, पेपर है इसीलिए। अच्छा अच्छा। हाँ ना, इसकी फिक्र नहीं है कि मुझसे ये नहीं हो रहा, फिक्र है इसको टाइम कैसे मिल रहा है उसको। अबे भाई यार मुस्तफा, तभी तो क्वेश्चन नहीं हो रहे, तभी तो नहीं पता कि 5 जाके डिवाइड होगा कि नहीं होगा, वो कोई सारा यहाँ लगा हुआ है। हाँ बेटा आप लोग करेंगे पहले ये क्वेश्चन पहले आप लोग करेंगे भाई। 6 मार्क का सवाल है, और किसी ने, और बिलखुसूस इसरा आपने डायरेक्ट कोई स्टेप किया ना, क्लास में निकाल दूंगा मैं, क्योंकि 6 मार्क के सवाल में रिस्क नहीं लेना किसी ने। फलक आप क्लास में मौजूद हैं बेटा? नहीं आप आंसर पहले बताएं, लेकिन आप कोई चीज डायरेक्ट नहीं करें इसरा बेटा, कि आप डायरेक्ट कर दें, ओवरलुक कर दें, ये एक्सेप्टेबल नहीं है इस वक्त। ओके जी, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहले स्टेप से। सबसे पहला काम क्या करना है आपने, आपने लेना एलसीएम। एलसीएम आप कैसे लेते हो बेटा, कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसको आपने एज इट इज लिख दिया, और न्यूमरेटर को आपने करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आपका पहला स्टेप है। अब जिसने ये स्टेप ही गलत किया, पूरे 6 मार्क का सवाल जाएगा। अब न्यूमरेटर को सॉल्व करो, 8x + 12 + 2x - 2, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, 2x² + 3x - 2x - 3 = 1। ये बनेगा आपके पास 10x + 10 = 2x² + x - 3। सिंप्लीफाई करें, 2x² - 9x - 13 = 0। क्या यही आपकी इक्वेशन आ रही है बेटा? ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सवाल की वेटेज बहुत अच्छी है, कोई बच्चा डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेगा। ठीक है बेटा, चले मैं यहां पर आपको बताता हूं इसके कंपोनेंट ब्रेक कैसे हो रहे हैं। यहां तक जो बच्चा यहां तक पहुंचेगा वो 3 मार्क्स ले चुका है। ठीक है बेटा, इसके बाद आपने जो अपने फॉर्मूले की वर्किंग करनी है, -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a -b² डिवाइडेड बाय 2a। मैं आपको खुद ही बता रहा हूं सबसे बड़ी सिली मिस्टेक क्या होती है बेटा, यहां का माइनस साइन मिस होना सबसे बड़ी सिली मिस्टेक है, इसका ख्याल रखिएगा बेटा। मशल आपका ये सवाल पूछने की मुझे लॉजिक बताएंगी बेटा, कि आप ये सवाल क्यों पूछ रही है कि सर क्या ये P2 नहीं है?
इसकी मुझे लॉजिक समझाएं अब आप। माइनस माइनस प्लस, 4 2 जार 8, 8 टाइम्स 13 कितना आया भाई? 8 टाइम्स 13 वॉट एवर द आंसर इज डिवाइडेड बाय 4। 8 टाइम्स 13 104। तो बेटा ये यहां तक ये लिखने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ये दोनों स्टेप्स, ये 2 मार्क्स देके जाएगा आपको। और उसके बाद जो फाइनल आंसर होगा वो प्लस माइनस में आपने उसको डिवाइड करना है। अगर इसके बाद भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, अभी फौरन सवाल पूछ लूंगा, 4 मार्क का सवाल आता है बेटा। और जो आंसर मुझे बताया जा रहा है दैट इज 5.65 एंड -1.15, ये फाइनल आंसर है। 2 डेसिमल प्लेस विद राउंडिंग ऑफ चलेगा, सही? कोई प्रॉब्लम है तो बेटा सवाल पूछो, वरना फिर मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाऊंगा। पूरी वर्किंग दिखाऊं? ओके बेटा, अब ये बनेगा 9 प्लस माइनस अंडर रूट। अब मुझे इसके लिए चाहिए होगा कैलकुलेटर। ओके जी, ये आया मेरे पास 81 प्लस 105। नहीं आपकी मैं छवि बात क्या है कि आप नहीं सर पहले वाले स्टेप्स, मैं समझा नहीं बेटा आपकी बात। 185 डिवाइडेड बाय 4। सर मेरा ये था कि मैं क्या कहते हैं बीच में कोई स्टेप गलत करूँ या कुछ सारे ही गलत रोल ना करे, तो क्या कहते हैं मैं काट के कहाँ करूँ फिर इसको? बेटा वहीं कहीं ब्लैंक। करोगे तो जो आपके पास क्वेश्चन आता है ना बेटा, मैं आपको बताता हूँ, सवाल आपका अच्छा है। देखो जब आपका क्वेश्चन आया ना तो आप यूं कर लिया करो कि आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लो। इन केस कि अगर आपका ये वाला आंसर गलत होता है तो आगे बस ये स्पेस तो मिलेगी ना काम करने के लिए। अब अगर काम आपने काम ऐसे स्टार्ट कर दिया और वो काम गलत हो गया, ये आपने काटा, तो आधा पार्ट यहां होगा आधा पार्ट यहां होगा, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये ना करें, सही? तो आप अपने पेज की ब्लैंक पेज पे स्पेस नहीं को, कर सकते? ब्लैंक पेज जो आखिरी वाला है अवॉइड करें बेटा। जो सवाल जहां पर है उसका आंसर वही हो तो जी। बेहतर है। और अगर जगह नहीं बची, आपने दोबारा कैंसिल कर दिया, तो फिर आप ब्लैंक पेज पे यूज करें। ब्लैंक पेज दिया जाता है रफ वर्किंग के लिए, उसके लिए यूज ठीक किया है। जाता है। तो आपने अपने क्वेश्चन की स्पेस को प्रॉपर्ली यूज करना है। अगर बच्चा यहां से काम शुरू करता है लेट सपोज और वो गलत हो जाए, तो वो काट के पूरा सवाल यहां कर सकता है स्मूथली। जी बेटा। सर अगर कोई ज्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन है, जैसे 6 8 मार्क्स वाला जैसे ये है, तो हम ये पेंसिल से सॉल्व कर लें पहले? ये तो मैंने आज तक किसी को बोला तो मुझे बताओ, तो ये बिल्कुल बेकार अप्रोच होती है कि पहले पेंसिल से और फिर पेन से। क्यों? आपको अपने ऊपर तक कॉन्फिडेंस क्यों नहीं कि भाई मैं सही करूंगा? मतलब मैं आपको कहूं एक सवाल है भाई, 99 प्लस 1 इक्वल टू डैश, और मैंने कहा ये 8 मार्क का सवाल है, तुम क्या पेंसिल से करोगे इसको? नहीं सर। आप कोई सवाल करें, आप खुद इतना कॉन्फिडेंट है उसमें। देखो पेपर में अगर आप पेंसिल से करते हो ना, तो आपके पेपर की टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब लाजमी होगी, क्योंकि जो सवाल एक बार करना है वो आप 2 बार कर रहे हो, टाइम तो उतना ही है ना आपके पास। तो ये काम मत करो भाई कि आप पेन सही से है। खेलो, नहीं। पूरा पेपर पेन से होगा, एक ही दफा में होगा बिल्कुल। हाँ, जिस सवाल में आप डाउट हो उसको आप शुरू में अटेंड ना करो, उसको आप बाद में करो। 9 प्लस माइनस 13.601 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो अगर फाइनल आंसर 2 डेसिमल प्लेस पे चाहिए तो पूरा सवाल में 3 डेसिमल लेके चलूंगा बेटा। और इसको आपने एक बार प्लस के साथ लिखना है और एक बार माइनस के साथ लिखना है। छवि बेटा ये आपने पूछा तो मैंने कर दिया, ठीक है? ये होगी आपकी वर्किंग। ठीक है बेटा जी, ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। Diagram shows the position of 3 towns A, B and C. The B is on a bearing of 72. तो बेटा आपके पास जो ये वाली बेरिंग है A से, दैट इज 72, ये आपको मिल गई। C is on a bearing of 150 from A, तो बेटा ये वाली जो बेरिंग है ये आपको मिल गई 150।
आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। फ्रॉम के पास सी लिखा है बेटा, सबसे पहला काम सी पे बनाएंगे नॉर्थ। कौन सा एंगल चाहिए आपको, सी के नॉर्थ से आपने घूमकर आना है बेटा यहां तक, सॉरी नॉट यहां तक, सी के नॉर्थ से आपको यहां तक आना है बेटा, ये आपको एंगल चाहिए। अब ये एंगल निकालने के लिए हमें चाहिए ऑल्टरनेट एंगल बेटा। तो देखो, अगर मैं बेटा, अगर मैं ये लाइन को एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, तो हमें मालूम है कि अगर हमारे पास ये एंगल 150 है, तो जो एंगल बचेगा दैट विल बी 30। ये एंगल आएगा मेरे पास 30, और 30 का ऑल्टरनेट एंगल यहां पर आएगा। तो अब आपका आंसर आ जाएगा 330, जो आप में से मुझे कुछ बच्चे बता चुके हैं। बिल्कुल सही आंसर बताया आपने मुझे बेटा, ये आंसर आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बी एंड सी, तो आपको चाहिए ये एक्स। सबसे पहला काम बेटा मैं निकालूंगा ये अंदर का एंगल। ये एंगल निकालने के लिए आपने क्या करना है, 150 में से माइनस करना है 72 को। 72 में आपने 8 छोड़ा 80, 70, 88 आ रहा है क्या, 78, आई थिंक 78 आएगा, चेक करें बताएं जरा। 78। अब आपने यहां पे अप्लाई करना है लॉ ऑफ कोसाइन। वर्किंग क्या होगी बेटा आपकी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 280 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 280 टाइम्स 300 टाइम्स कॉस 78। अगेन लॉ ऑफ कोसाइन की बेटे 4 मार्क की होती है, कोई डायरेक्ट आंसर नहीं देगा, आपने वर्किंग शो करके दिखानी है। और वर्किंग शो करके जब एंड पर आप रूट लेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 365 पॉइंट। अच्छा वलीना, आपने जो आंसर दिया है आपने कंजूसी से आंसर दिया है कि आपने 0.3 लिख दिया। आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स पे जाएं। सही है बेटा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक जाए बेटा, ये आपका आंसर है बेटा। लॉ ऑफ कोसाइन की वेटेज बेटा 4 मार्क्स आपको मिल रही है आराम से, इस पर कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। एक ही फॉर्मूला अप्लाई होता है, एक ही पैटर्न अप्लाई होता है। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सवाल आ गया भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है। बेरिंग के कुछ सवाल बड़े अच्छे हैं जो बड़े लॉजिकल हैं, और इसमें आपका कॉन्सेप्ट अच्छा पता चल जाता है। उनमें से एक सवाल ये भी है हमारे पास, टाउन डी इज 145 किलोमीटर फ्रॉम टाउन बी, एंगल ए डी बी इज 120। आपको क्या कहा भाई, आपको बी और डी का डिस्टेंस बता दिया कि वो डिस्टेंस 145 है। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अपने सारे काम छोड़ दें और सवाल सुनिएगा, सवाल अच्छा है। एंगल ADB is 120, find two possible bearings of D from A। सबसे पहली बात, दो पॉसिबिलिटीज कैसे बनेंगी। देखिए आपकी जो इंफॉर्मेशन है ना, वो समझे कि ओपन है या इनकम्प्लीट है। उसने आपसे कहा ADB 120 होगा। अगर मैं ऐसे बनाऊं A D और B, ठीक है, मैं आपसे कहूं कि यार ये वाला जो एंगल है ना D है, ये एंगल बनेगा 120, और B से D का डिस्टेंस आ रहा है 145। ये एक पॉसिबिलिटी है जो कि बिल्कुल ठीक है, ये डायग्राम ऐसे बन सकती है। लेकिन ये डायग्राम साथ में ऐसे भी बन सकती है कि मैंने कहा यार ए डी बी, ये ऐसे भी हो सकता है कि ये डी हो गया, ये डिस्टेंस 145 है और ये एंगल 120 है। इसकी वजह से एग्जामिनर ने कहा है देयर आर टू पॉसिबल आंसर्स, इसकी वजह से कहा है। तो हम वन एट अ टाइम डिस्कस करते हैं बेटा। तो अभी मैं इसको साइड पे कर देता हूं, अभी हम डिस्कस करते हैं इस वाले आंसर को, यार इसका आंसर कैसे आएगा। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम ए। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपको ये एंगल चाहिए, दैट इज द अननोन एंगल। ठीक है, जब आप में से किसी बच्चे ने ये आइडेंटिफाई कर लिया, इसको सॉल्व करना मसला नहीं है। अब आपको पता लग गया भाई ये साइड है, ये एंगल है, मेरे पास पेयर आ गया, तो मैं लॉ ऑफ साइन अप्लाई करूंगा। देखो यहां पहुंच के आसानी हो गई चीज की। ठीक है, अब आप क्या करोगे बेटा, अब आप फॉर्मूला लिखोगे अपने पास, साइड against the angle equals to side against the angle A। ये वाला आपके पास एंगल आ जाएगा A, इसको मैंने A बोल दिया।
24.74, ये आपके एंगल ए का आंसर आ रहा है 24.74। बट अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। रीजन क्या है? देखिए मेरे पास तो ये वाला एंगल ही नहीं है ना कि मैं इसमें से ए को माइनस कर लूं, तो मेरे पास थीटा आ रहा था। अभी मेरे पास ये एंगल नहीं। अब ये एंगल कहाँ होगा भाई? अगर हम डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करें मजीदा, तो मैं लाइन ड्रॉ करता हूं इसके ऑल्टरनेट पर। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल होगा थीटा। लेकिन ये भी हमारे लिए निकालना अभी की इंफॉर्मेशन के हिसाब से नहीं, कि अगर मुझे किसी तरह ये थीटा मिल जाए तो मैं इसके हिसाब से ये निकाल लूँ। ठीक है बेटा। और मैं क्या कर सकता हूं, और मेरे पास क्या है, मैं तीनों साइड निकाल सकता हूं, तीनों एंगल निकाल सकता हूं। ए बी की साइड मेरे पास आ सकती है, 300 मुझे गिवन है। अच्छा, और कोई एक इंफॉर्मेशन है जो हमारी मिस हो रही है, वो इंफॉर्मेशन क्या है? मुझे ये थीटा चाहिए। अच्छा, एक काम करते हैं, अगर हम ट्राइंगल सॉल्व करते हैं यहां पर, एक मिनट में कैलकुलेटर निकाल। ये एंगल कितना आया? 24.74। नहीं, ये आंसर अभी हमारा इनकम्प्लीट आया है बेटा, ये कंप्लीट आंसर नहीं है हमारा अभी। आवाज बहुत स्लो हो गई है भाई। अब्दुल हमीद कह रहा था आपकी आवाज बहुत स्लो हो गई है। क्या आप लोगों को आवाज स्लो आ रही है? बिल्कुल आपने सही बताया बेटा। हमारे पास जो एक इन्फॉर्मेशन है बेटा, पहले मुझे बताओ आवाज सही आ रही है? अब सही है वो कह रही है बेटा। आवाज अगर कम हो तो बिल्कुल बताइएगा मुझे। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन जो हम मिस कर रहे थे वो कौन सी थी बेटा? कि आपके पास बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए 72, ये हमारे पास गिवन है। तो आप इसको यहाँ मार्क कर दो, तो हमें पता लग गया भाई ये काम हमें कोई नहीं करना, हमारे पास नॉलेज सारी आ चुकी है। ये हटा दिया मैंने, इसीलिए इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, आपके पास यहां से यहां तक का एंगल आ चुका है 72 डिग्री, और ए आप निकाल चुके हो। तो अब जो आपका एंगल बनेगा थीटा, वो क्या हो जाएगा बेटा? दैट विल बी 72 माइनस 24.74, और यहां से आपको मिलेगी बेरिंग बेटा। आप बताइए क्या आंसर आ रहा है? 72 माइनस 24.74, 47.26। ठीक है बेटा, 47.26। अब यहां पर आपने दो काम करने। पहली बात, आपका एंगल होता है 1 डेसिमल प्लेस, तो ये हो जाएगा 47.3। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि बेरिंग का आंसर हमेशा 3 डिजिट्स में आता है, तो आपने इसको 3 डिजिट में करके, ये आपका एक आंसर हुआ बेटा, ये आपका एक आंसर हुआ। ठीक है, दूसरी अब सपोजिशन हम लेकर आते हैं जो हमने स्टार्ट में बनाई थी, कि भाई हमारे पास सेकंड पॉसिबिलिटी ये है, ये हमारे पास सेकंड पॉसिबिलिटी है। अब हमारे पास वही काम से शुरू करेंगे बेटा। क्या? कि आपके पास, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है बेटा यहां से लेके यहां तक का एंगल। ठीक है, 72 मुझे नजर आ रहा है। अब जो एंगल हमने निकाला था लॉ ऑफ साइन से, वो ये वाला एंगल बन चुका होगा। ये कितना आया था? 24.74। तो इस बार आप इसको ऐड करेंगे, कितना आ रहा है बेटा? 96.74। वही वाली बात कि 096.7, ये बनेगा आपका आंसर दूसरा वाला। ठीक है बेटा, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था यार, बेरिंग का एक अच्छा सवाल है हमारे पास ये। बात क्लियर हुई? ओके जी, आगे देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्क्राइब फुली द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। बेटा अगर आपके पास ए जा रहा है बी पर, तो जैसा ए है वैसा ही बी है बेटा, सेम टू सेम है, तो ये ट्रांसलेशन है। तो सबसे पहला काम तो आप लिखोगे भाई ये है ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन लिखने का आपको यहां पर एक मार्क मिल चुका है। दूसरा मार्क, अगर ए जा रहा है बी पर, मैं आपको क्या बताता हूं, आप एक मिस्टर ए को यहां खड़ा कर दें। ठीक है, मिस्टर ए ये, और इनकी करस्पॉन्डिंग जगह पर आ गया मिस्टर बी। अब इन ए ने जाना है मिस्टर बी से मिलने। अब इनकी मूवमेंट क्या है? 1 2 3 4 -4, ये -4 हो गया, और 1 2 3,
प्लस का 3 हो गया, तो जो आपका ट्रांसलेशन वेक्टर है वो बनेगा बेटा -4 एंड +3। तो ये आपका आंसर आ गया। 2 मार्क मिल गया आपको। कितना सिंपल सवाल। लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मुश्किल है। भाई अगर मुश्किल है तो सारा सवाल मुश्किल थोड़ी ही आएगा, इस तरह के आसान सवाल भी आएंगे आपके पास। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वाला पार्ट एलिमिनेट हो चुका है, छोड़ देंगे इसको। ट्राइंगल इज मैप्ड ऑन ट्राइंगल डी बाय एन एनलार्जमेंट सेंटर 2,3 एंड स्केल फैक्टर 3। सबसे पहले सेंटर मार्क करेंगे। सेंटर है 2,3, सेंटर है 2,3, 2,3 ये आ गया। किसको इनलार्ज कर रहे हो? इनलार्ज कर रहे हो तुम ट्राइंगल ए को। ओके, क्या बनेगा तुम्हारे पास? वेक्टर 3 है बेटा। ट्राइंगल ए को इनलार्ज किया, सेंटर 2,3 है और वेक्टर 3 है। ओके बेटा, अब कैसे इनलार्ज किया जाएगा बेटा? सबसे पहली बात, आपके पास जो ट्राइंगल बनेगा इनलार्जमेंट के बाद वो कहीं यहां बन रहा होगा, इस जगह पर बन रहा होगा। हाँ बेटा, स्माइल जैसे ही है, बिल्कुल। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है? देखो बेटा, मल्टीपल तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको एक मेथड बताता हूं। अगर आप में से किसी बच्चे को समझना है तो प्लीज मुझे बता देना, मैं एक और मेथड शेयर करूंगा। ठीक है, करना क्या है? पहला मेथड बता रहा हूं। आपने सबसे पहले अपने पॉइंट्स को सेंटर से मिलाना है। जैसे मैं इसको हटा दो, इसका काम खत्म हो गया। जैसे मैं इस पॉइंट को देखूं कि यार ये कहां होगा आफ्टर एनलार्जमेंट, तो मैंने इस पॉइंट को अपने सेंटर से कनेक्ट किया और लाइन को कर दिया एक्सटेंड। स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए भाई, बस ये ख्याल रखिएगा। बस पहला काम क्या किया? आपने पॉइंट को अपने सेंटर से कनेक्ट, किसी भी एक पॉइंट को, और लाइन को एक्सटेंड कर दिया। बस ये पहला काम हो गया। अब आपके पास स्केल फैक्टर 3 का है। देखो बेटा, ये जो गैप है ना, ये है एक बॉक्स का गैप। आपके पास है 3 का फैक्टर, तो नया जो गैप होगा वो 3 का होगा। 1 2 3। तो आपका जो दूसरा पॉइंट आया वो यहां पर आया। अब मुझे बताओ, अगर ये बात किसी को समझ नहीं आई है तो? समझ आ गया? ठीक है, अब आपने ये वाला पॉइंट यहां पर मार्क कर लिया। बस एक काम कर लिया, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो बेटा, ये गैप कितना है? ये गैप है 1 यूनिट का, तो ये हो जाएगा 3 यूनिट का गैप। 1 2 3। ये गैप कितना है? 2 यूनिट का, ये हो जाएगा 6 यूनिट का, क्योंकि आपका फैक्टर 3 है। 1 2 3 4 5 6 हो गया। और ये बन गया आपका ट्राइंगल डी विद एन एनलार्जमेंट फ्रॉम सेंटर 2,3 एंड स्केल फैक्टर 3। ये आपका आंसर है। बात क्लियर? अच्छा जी, पॉइंट P इज दिस, पॉइंट Q इज दिस। बेटा ये दोनों पार्ट तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप लोग करें, और जो बच्चे कल वर्कशॉप में थे हमने कल ये डिस्कस भी किया था, तो अच्छा है, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। माइनस में होता तो उसका तरीका समझा दें। अगर स्केल फैक्टर माइनस में होता तो जिस तरह ये पॉजिटिव है, देखो याद रखो, जब पॉजिटिव होता है तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों विद रिस्पेक्ट टू सेंटर सेम साइड पर होंगे। जैसे ऑब्जेक्ट सेंटर से नीचे है, इमेज भी सेंटर से नीचे है, दोनों सेम साइड पर हुए। अगर स्केल फैक्टर नेगेटिव होता तो अगर ऑब्जेक्ट स्केल फैक्टर से नीचे है तो इमेज इसके ऊपर होता, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और ये उल्टा बनेगा, रोटेट होके बनेगा। अगर इसका स्केल फैक्टर नेगेटिव होता तो आपका ट्रायंगल कैसा बन रहा होता? आपका ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा होता। हार इज गॉट माई पॉइंट बेटा, कि ये आपको लगेगा रोटेशन हो गई है इस पर। तो नेगेटिव स्केल फैक्टर पे आपका शेप जो है वो इन्वर्ट हो रहा होता है और दोनों अपोजिट लाई कर रहे होते हैं आपके सेंटर के। ठीक है, अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन पहले आप लोगों ने करना है बेटा। पहला वाला पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, जिसमें आपको लेंथ निकालनी है और दूसरे में निकालनी है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। करें जी स्टार्ट। पहले का आंसर तो आपका आ गया, बिल्कुल सही निकाला आपने, 8.25 बेटा, बिल्कुल ठीक है। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई बच्चा कच्चा नहीं करेगा, कोई गलती नहीं होगी, वेटेज बहुत अच्छी। देखो जहां भी 5 मार्क का सवाल है, 4 से 5 मार्क का सवाल आता है बेटा। ये पहला स्टेप क्या होता था? पहला स्टेप हारिस आप बताएं जी, पहला स्टेप क्या होता था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का? वेरी नाइस इसरा, बिल्कुल सही आंसर है बेटा।
हारिस मंसूर, पहला स्टेप आपने बताया नहीं, हारिस आयल ने बता दिया। पहला स्टेप होता था मेरा मिड पॉइंट। जब आप यहां पर मिड पॉइंट निकालोगे तो क्या आएगा, 3 + 1 4/2 -3 + 5 2/2, सिंप्लीफाई करने के बाद हो जाएगा 1,1 सॉरी 2,1। अब दूसरा स्टेप क्या होता था भाई, दूसरा स्टेप क्या होता था आपके पास, ग्रेडियंट। वो क्या था, 5 + 3/1 - 3। 5 + 3 8/-2, इट इज -4। तीसरा स्टेप होता था आपका रेसिप्रोकल वाला ग्रेडियंट, जिसको हम कहते थे काम का ग्रेडियंट। जो आपका काम का ग्रेडियंट होगा वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। कितने आसान आसान स्टेप हैं, और मजे की बात क्या, यही स्टेप अप्लाई करने इसी ऑर्डर में। चौथा स्टेप सी निकालना, y = mx + c। सिली मिस्टेक क्या होती है, अब याद रखें आपने एक्स वाई की जगह सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट यूज करना है। एक्स वाई की जगह कुछ और नहीं आएगा। तो y की जगह आपका मिड पॉइंट 1 आया था, m की जगह 1/4, x की जगह 2 और c। 2 1s are 2 2s are, ये आया 1 = 1/2 + c। क्या गलती होती है यहाँ पर बेटा, ये 2 वहां जाके मल्टीप्लाई मत करना, ये पूरा 1/2 वहां जाएगा। सो 1 - 1/2 = c। अगर एक में से आधा निकाल दिया तो आधा ही बचेगा। जब तुम्हारे पास x और y दोनों आ गए तो लाइन की इक्वेशन y = m क्या बना था, 1/4x, और c की जगह 1/2। ये तुम्हारा आंसर है। तुम इसको मजीद सिंप्लीफाई करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, यहां छोड़ दो, क्योंकि बिलो ने सिंप्लीफाई किया। हाँ, जब तक क्वेश्चन तुम्हें बोल नहीं रहा कि इस फॉर्म में लेकर आओ, तब तक आप इस फॉर्म में छोड़ सकते हो। ठीक है जी, चलें। यहां पर ये पूरा पेपर हुआ कंप्लीट। इस पेपर में हमने एक सवाल छोड़ा है बेटा, ग्राफ वाला। ठीक है, ये सवाल हमारा इसमें ब्रेक हुआ है क्योंकि आपके पास ग्राफ नहीं होगा, इसलिए मैंने छोड़ा। लेकिन सवाल बड़ा आसान है यार, ये सवाल इतना मुश्किल नहीं है। अब देखो बेटा, ये पूरा पेपर मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हें सॉल्व करवा रहा हूं, उसके बावजूद मुझे तकरीबन 2 घंटे पूरे नहीं हुए भी। सही है, आपके पास जो पेपर आता है वो पूरे 2 घंटे का आता है। अगर आप अपने पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी रखो तो आपके पास आराम से 20 मिनट्स एंड पे इतने बचेंगे कि आप अपना पेपर अच्छी तरह रिवाइज करो, गो थ्रू करो। तो टाइम मैनेजमेंट का बड़ा अहम गेम है बेटा। टाइम मैनेजमेंट के लिए पेपर 2 में मेरी 2 बातें याद रखना। पहली बात, आपने कभी भी पेपर 2 में पहले ग्राफ वाला सवाल अटेम्प्ट नहीं करना, चाहे वो ग्राफ ऑफ फंक्शन हो, चाहे वो स्टैट्स में सीएफ हो, हिस्टोग्राम हो, या वो आपके पास कोई स्केचिंग आ जाए, पाई चार्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए। आपने पेपर 2 के पहले फेज में ग्राफ का कोई सवाल स्केच वाला उठाना ही नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पेपर में स्टक नहीं होना। तुम्हें कोई पार्ट नहीं आ रहा, तुम्हें वहां रुकना नहीं है। रुकने का मतलब होता है टाइम का नुकसान है, और टाइम का नुकसान तुम्हारे वो सवाल सफर करेगा जो तुम्हें आते हैं, जल्दबाजी में गलत कर दोगे। पेपर 2 में सिर्फ 2 टिप्स याद रखना, बाकी P1 की टिप्स अलग दूंगा। पेपर 2 की 2 टिप्स। पहले गो का मतलब क्या होता है, पेपर स्टार्ट किया, पहला सवाल ही ग्राफ का आ गया, आप करने बैठ गए, नहीं करना। ग्राफ स्केचिंग, ग्राफ कंस्ट्रक्शन, कोई भी स्केचिंग आपने पेपर के शुरू में करनी ही नहीं है। वो तब करनी है जब आपने पूरा पेपर करना स्टार्ट किया, जो सवाल आपको नहीं आ रहा आप छोड़ते गए, बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। जो आपको आता था आपने कर लिया, अब आप करेंगे ग्राफ वाले सवाल। और तीसरे नंबर पे आप वो सवाल करेंगे जिसपे आप अपने पड़ोसी की हेल्प ढूंढ रहे होंगे, वो आपका 3rd नंबर है। अक्सर बच्चे पेपर में, मॉक में, जब मैं देख रहा होता हूं ड्यूरिंग इन्विजिलेशन, तो वो रुक जाते हैं, वो बैठे रहे, सोचते रहेंगे वो, और सोचने में 15-20 मिनट निकल जाएंगे। आपने ऐसा नहीं करना, वरना आप पेपर के बाद आके बोलोगे कि सर पेपर बड़ा आसान था, टाइम अगर होता मैं कर लेता। तो टाइम मैनेजमेंट आपने करनी है। सही है ना बेटा? तो पेपर 2 की सिर्फ 2 टिप्स मैंने बताई हैं, आपको बड़े काम किए। अब आप पेपर प्रैक्टिस करो, देखना बेटा। पहली टिप, ग्राफ वाला सवाल शुरू में अटेम्प्ट नहीं होगा। दूसरी टिप कि भाई आपने जो नहीं आता उस पर आपको रुकनी नहीं है। हाँ बेटा, पड़ोसी की हेल्प वाला होता है, बच्चे बैठे रहते हैं कि मेरा दोस्त मुझे बताएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आपने दोस्त के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होकर बैठना। अगर बैठना भी है तो आखिरी के 20 मिनट पहले वो करो जो तुम्हें पूरा अच्छी तरह आता है, उसके बाद मदद ढूंढो। पहले खुद अपनी मदद करो भाई। ठीक है जी।